गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली कंसेप्ट शुरू किया था और बाकी उससे पहले जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास इस चैप्टर में 3 टॉपिक बची है। एक डी ब्रॉगली में भी हम लोग 50% देख चुके हैं एंड देन नेक्स्ट हाइजेनबर्ग होगा और फिर क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इतना पढ़ेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके चलिए, और आपको मैंने बोला है पहले ही कि ये 3 चैप्टर आने वाले, ये जो चल रहा है इसके आने वाले 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम, यानी अब तो 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, दोनों में से कोई भी मतलब एग्ज़ाम की बात करो तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, नीट की बात करो तो वहाँ पर 7 से 8 रहेंगे। जेई की बात करो, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या कम होती है तो कम से कम फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। और इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने तो समझ लीजिए कि आपको आगे आने वाले चैप्टर में भी और दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तीनों चैप्टर जो हैं बहुत आसान होते हैं और इनके क्वेश्चन हर हाल में बन जाते हैं। ओके आइए, तो हमने लास्ट क्लास में डी ब्रॉगली कंसेप्ट का क्या था, इक्वेशन आया था लेमडा बराबर h/p मोमेंटम के साथ, और फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ भी निकाले थे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा बराबर h/√2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही था ना। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हमने किया था, आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। ओके, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। मैंने आपको बोला था कि आपको जब भी हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको क्या करें, इससे क्या हो कि आप ज़्यादा क्वेश्चन आप ट्राई कर पाओगे। तो पहले आप ट्राई करोगे फिर हम बनाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, जैसे हम बोलेंगे ट्राई करने के लिए आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। ओके चलिए बताइए, बनाए मिलाइए। तो आंसर क्या है, कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स है ए और बी और मोशन में है और वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल ए के साथ जो है, यानी आपको वेव लेंथ ऑफ ए दिया गया है। लेमडा ए कितना है, 5 × 10⁻⁻8 मीटर। ओके अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है कि बताइए वेव लेंथ ऑफ बी, यानी लेमडा बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। फिर कह रहा है कि इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, यानी मोमेंटम जो है किसका, बी का क्या है, हाफ है किसके, ए के। देखो कह रहे हैं ना, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, यानी ए के मोमेंटम का ये बी क्या है, हाफ है। तब आपको हमको निकालना है लेमडा बी का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, तो लेमडा यानी दी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, लेमडा बराबर h/p या लेमडा इंटू p बराबर h तो कांस्टेंट है। तो इस तरह से लेमडा इंटू p किसका, a का बराबर लेमडा इंटू p किसका, b का। अब हमें क्या निकालना है, लेमडा b, यानी ये वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, तो लेमडा a इंटू मोमेंटम ऑफ a बराबर लेमडा b इंटू मोमेंटम ऑफ b। तो लेमडा a बाय लेमडा b बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो मोमेंटम ऑफ b बाय मोमेंटम ऑफ a। अब यहाँ पर देखो तो क्या दिया हुआ है, मोमेंटम ऑफ b दिया हुआ क्या है, मोमेंटम ऑफ a बाय 2, यानी pa बाय 2। और नीचे में ऑलरेडी पहले से मोमेंटम ऑफ a pa है तो ये कट गया, यहाँ क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा तो आपको पूछा क्या है, वेव लेंथ ऑफ बी, तो यानी लेमडा बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × लेमडा ए, मतलब और लेमडा ए का वैल्यू आपको दिया गया, देखो कितना दिया है, 5 × 10⁻⁻8। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 मतलब 10⁻7 मीटर होगा। 5 दूना 10, तो कहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और ऐसे भी समझो, एक तो ये हो गया हमारा बाय प्रोसेस, और आप इसलिए क्वेश्चन खुद बनाओगे तो ये क्वेश्चन इतना टाइम लंबा नहीं जाएगा, तुरंत बना लोगे। कैसे, देखो लेमडा बराबर h/p, यानी लेमडा और मोमेंटम में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा है, उल्टा रिलेशन है। अब यहाँ पर देखो तो मोमेंटम क्या है, ए का,
बी का हाफ है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोमेंटम जो है ए का ज़्यादा है तो बी का वेवलेंथ क्या ज़्यादा होगा, तो देखो ज़्यादा आया भी है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से खूब क्वेश्चन बनाइए, आपका और प्रैक्टिस होगा। जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जल्दी से। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको दिया है, तो आपको पूछा गया है कि कंपेयर कीजिए इसके वेवलेंथ में, और ये 4 ऑप्शन है। ट्राई कर लो जल्दी से। कर लिए, आइए मिलाते हैं। कैसे बनाओगे यहाँ पे, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, 4:2:1, यही है। अच्छा किसका, तो पहले किसका है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, देन यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये अल्फा। आपको वेवलेंथ निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, लेम्डा बराबर h/2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन किए थे ये वाला। मतलब अब हमें कंपेयर करना था, काइनेटिक एनर्जी तो दिया हुआ है और पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा, इसका मास भी होगा, तो यानी हमें कंपेयर करना है, यानी यहाँ से इसको देख के लग रहा है कि पूछ रहा है कि किसका ज़्यादा होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। जिसका ये वैल्यू ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो यानी हमको ये दोनों वैल्यू का आपको रेशियो निकालने पड़ेंगे। ओके तो निकालते हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ, लेम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही है ना। यानी हमें ये दोनों वैल्यू निकालने हैं, ये अगर दोनों का निकालना है फिर कंपेयर कर लेना है। निकालते हैं, आइए कैसे निकालोगे, तो अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी दिया है 4:2:1, यानी अगर हम इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज x, क्या है, x है, देन अब रेशियो जो हो गया, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4x:2x:x। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसका, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 4x, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बराबर 2x, और अल्फा पार्टिकल का तो हमने मान ही लिया है, चलो फिर यहाँ पर भी लिख लेते हैं x, यही है। ओके अब निकालो मास, हमें क्या निकालना है, मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। चलो तो पहले हम बात करते हैं फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ऊपर ले लेते हैं क्या, यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है। फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो काइनेटिक मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू काइनेटिक एनर्जी देखो कितना है, 4x। ये हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का। फॉर प्रोटॉन की बात करें, बोलो मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू इसका देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2x। और फॉर कौन है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई, मतलब इसका मास कितना हो जाएगा, 4mu, मतलब मास इंटू काइनेटिक एनर्जी 4 इंटू amu का वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और इसका काइनेटिक एनर्जी x।
ये हो गया आपको मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का सबका वैल्यू। अब हमें इसको क्या करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर पाएं कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो क्या करो, यहाँ पर देखो इसको, इसमें जो है कौन चीज़ कॉमन नज़र आ रहा है सब में, 10 टू द पावर माइनस 27 और x जो है सब में कॉमन है, तो उसको अलग कर लो। 10 टू द पावर 27 इंटू एक्स, ये हो गया। ऊपर वाली मिटा दे हम, ऊपर में आप लोग नोट कर लिए होंगे। टेन टू दी पावर माइनस 27 इंटू एक्स, ये हो गया। बच क्या गया देखो तो 4 इंटू 1.66, ये हो गया किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। फिर इसके लिए करो तो 10 टू दी पावर माइनस 27 इंटू एक्स, और क्या बच गया देखो तो 1.66 इंटू 2 हो गया, है ना। ऊपर में चलो फिर करो 10 टू दी पावर माइनस 27 इंटू एक्स, तो इसमें से हमने 10 टू दी पावर माइनस 27 अलग किया, तो बच कितना गया, 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 9.1 इंटू 4, यही है। अब गौर करो, तो ये तो सब में कॉमन है, डिफरेंस को क्रिएट कौन कर रहा है, यही वैल्यू। तो किसका वैल्यू कम नजर आ रहा है, इसका देखो 10 टू द पावर माइनस 4 है, इसका देखो 1.6, इन दोनों में आप पहले हम बात कर रहे हैं, इन तीनों में तो सबसे कम कौन नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है। तो मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम हुआ तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ये तो मालूम होगा कि वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा। तो देखो इन दोनों में आप कंपेयर करो, तो इसका देखो 1.66, इसका भी 1.6, दोनों कॉमन है, लेकिन इसका 2 से मल्टीप्लाई है, इसका 4 से ज्यादा, यानी इसका मास ज्यादा है। मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, और तीसरे पे आ रहा है अल्फा पार्टिकल। तो आंसर कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड देन अल्फा पार्टिकल, आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे कुछ पढ़ाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे इसी पे। अभी हम लोग डी ब्रॉगली पढ़ रहे हैं। ओके चलो, अब हेडिंग लो, अभी हम लोग डी ब्रॉगली ही पढ़ रहे हैं, अभी डी ब्रॉगली खत्म नहीं हुआ है। उसमें एक छोटा सा फिर टॉपिक है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, कहाँ से, 0 वेलोसिटी से उसको v वेलोसिटी तक ले गया गया है। तो हेडिंग डालोगे, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए charged particle accelerated from rest by applying potential क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, कैसे, फ्रॉम रेस्ट से, और कैसे, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल अप्लाई करके। कैसे देखो, वैसे हमारे पास एक सेटअप है, ठीक है, प्लस माइनस, ये है चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा, अभी मान लो इसकी वेलोसिटी है अभी यहाँ पे 0 है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर, और पॉजिटिव होगा तो इधर भागेगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज है, तब किधर भागेगा, इधर भागा। और जब ये यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी इसने अचीव कर लिया है, एक्सेलरेट हो गया इसका, और वेलोसिटी अचीव कर लिया v, ठीक है। तो ये आया कैसे, तो इस पोटेंशियल के थ्रू आया। पोटेंशियल ने क्या किया, इसको, इस पे वर्क किया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, हाफ mv²। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि पोटेंशियल दोनों v से ही लिखाता है। तो इसका भी वेलोसिटी क्या है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल की,
जब वो एक्सेलरेट हो चुका था तो वेलोसिटी क्या अचीव कर लिया है v, तब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चेंज, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताए थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, तो चार्ज फ्लो इनटू अप्लाइड पोटेंशियल, चार्ज फ्लो इनटू अप्लाइड पोटेंशियल। अब हम कहाँ लिखें, इतना तो नोट कर लो जल्दी से। कर लिए? अब तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है 0 बराबर चार्ज फ्लो, चार्ज क्या फ्लो कर रहा है Q और पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं V, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी इसी को बोलते हैं बराबर क्या आ गया Q इंटू V आ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में ये आपको रिलेशन आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है वेवलेंथ डी ब्रॉगली। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या किया जाए भी लिखना पड़ता है क्या, वेवलेंथ कौन सा डी ब्रॉगली बराबर क्या था h बाई पी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या था h बाई 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो तो काइनेटिक, ये तो हम लोग पहले से जान रहे थे, और अभी अभी काइनेटिक एनर्जी का एक नया रिलेशन हमारे पास आ गया Q इंटू भी। Q क्या है यहाँ पे चार्ज फ्लो, Q क्या है चार्ज फ्लो। देन अब देखो तो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला और तैयार हो क्या आ गया h बाई 2 इंटू मास इंटू Q इंटू V। यहां पे जो V है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है वो। ठीक है, अच्छा एक बात ये हुआ। अब अगर ये तो Q तो हो गया चार्ज हो गया, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो तो हम लोग याद है पढ़े थे शुरू में ही, सिंस नोट करके लिखो एक बात पॉइंट करके, Q बराबर क्या होता है N इंटू ई, जिसमें N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास सपोज है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 1 इंटू ई, यानी E के बराबर होगा। तो इस तरह से लेमडा डी बराबर क्या हो जाएगा, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो 2 इंटू मास इंटू ई इंटू वी। ये चार्ज के लिए है। अगर चार्ज का वैल्यू चेंज करेगा तब हम क्या करोगे, मान लो बोलेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तब क्या करोगे 5 इंटू ई करोगे। ठीक है, और सीधे चार्ज बोलेगा तब फिर आप चार्ज क्यू का वैल्यू रखोगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपको चार्ज के टर्म में और पोटेंशियल के टर्म में वेवलेंथ कौन सा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालोगे, वो उसका फॉर्मूला आ गया। ओके, जल्दी से नोट कर लो इसको, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो अभी जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। आप लोग पहले ट्राई करो। ट्राई कर लिए, आइए मिलाते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ
when electron is accelerated through a potential difference of 40 kilovolt and also calculate potential difference applied if a proton to have same wavelength। यानी यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला केस में आपको वेवलेंथ निकालना है जब उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है कितना 40 किलो वोल्ट तक। तो हम लोग अभी अभी फार्मूला निकाले थे लेमडा बराबर h बाई 2 इंटू मास इंटू क्यू इंटू वी, यही था है ना। अब रखो वैल्यू h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 2 इंटू मास। कौन एक्सेलरेट हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब Q का मतलब होता है चार्ज। यहाँ पे हम लोग Q याद एकदम ध्यान से, Q अगर वो चार्ज बोलेगा तो चार्ज देगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं देगा। यहाँ पर बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी Q बराबर 1 इंटू ई। तो यहाँ पर E का वैल्यू रखो, तो E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखो 40 किलो वोल्ट, 40 गुने 10 का पावर 3। अब इसे आप सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा किसमें? मीटर में। कर लोगे? अच्छा, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आप आल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आपको अब दूसरा केस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन किसके के लिए? प्रोटॉन को, और उसके पास कैसा हो? वेवलेंथ सेम हो। मतलब यहाँ पे लेमडा इलेक्ट्रॉन बराबर लेमडा प्रोटॉन है, यानी दोनों का वेवलेंथ सेम है। तो फार्मूला लगाओ, तो यही है ना, लेमडा बराबर h बाई 2 इंटू मास इंटू इलेक्ट्रॉन E इंटू वी बराबर फिर h बाई 2 इंटू मास इंटू ई इंटू वी। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट गया। अब दोनों बराबर है, स्क्वायर रूट इधर भी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट खत्म। तो क्या बचेगा इधर? देखो इधर बचेगा 2 से 2 कट गया, मास इंटू ई भी दोनों का सेम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ई का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ई इंटू बी ये हो गया किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और फिर एम इंटू ई इंटू बी, ठीक है। तो ई से ई कट गया। हमें क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन का पोटेंशियल पूछा है। तो पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्लाइड, जो कितना अप्लाई किया गया है 40 किलो वोल्ट, और फिर नीचे में मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू पोटेंशियल कितना है 40 गुने 10 का पावर 3, और नीचे में प्रोटॉन का मास कितना 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। अब ये सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा वो आंसर आपको दे देगा किसका? पोटेंशियल अप्लाइड फॉर प्रोटॉन। कर लोगे? चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बोर्ड पे टांगे हैं, ये आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ। इसका आप आंसर हमें बताना क्या आया आपका आंसर। ये आपको जेई 2018 में पूछा गया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बना के देखना, ठीक है। चलो जल्दी से उसको नोट कर लो। और फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, इसी में हम बता देते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा ये। ओके चलो, तो अब एक छोटा सा है, हम लोग डी ब्रॉगली और बोर में मॉडल जो पढ़े थे उन दोनों में क्या एसोसिएशन है वो देखते हैं। तो हेडिंग डालो, एसोसिएशन ऑफ डी ब्रॉगली कंसेप्ट विथ किसके साथ? बोर मॉडल के साथ। देखो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, बोर मॉडल से हम पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, याद है कुछ? एम वी आर बराबर
NH/2 यही था। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को इधर ले जाओ, MB को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr बराबर NH/MB होगा, या फिर NH/MB को हम लोग क्या मोमेंटम बोलते हैं। तो ये हमारा कहाँ से आया, अभी बोर मॉडल से आ गया। ठीक है, फिर अभी अभी जो हमने पढ़ा है क्या, डी ब्रॉगली कंसेप्ट। क्या था, लेमडा बराबर H/P है ना, या P बराबर, यहाँ पे से नीचे ले लेते हैं, या P बराबर H/λ होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी कर लो, P बराबर NH/2πr होगा। इसको हम इक्वेशन 1 माना और ये है इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 के बात करो तो देखो तो दोनों में, इसमें भी मोमेंटम बराबर NH/2πr और यहाँ पर भी मोमेंटम बराबर H/λ, यानी हम क्या कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो H/λ होगा बराबर, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, तो 1 की जगह यहाँ पे क्या है NH/2πr, और इक्वेशन 2 का है देखो तो यहाँ H/λ होगा। अब कुछ कट रहा है यहाँ पे, देखो तो H से H कट गया, तो यहाँ बच गया क्या, N, यहाँ पे 1/λ इधर, तो देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया 2πr बराबर Nλ आया। यहां तक नोट करो जल्दी से। कर लिए। अब यहां पे हमें क्या मालूम हुआ, वो हमें पता करना है। मैंने मेन बात कि हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2πr बराबर Nλ। कब, ये कैसे है, जब डी ब्रॉगली को हमने बोर मॉडल के साथ एसोसिएशन करवाया तब हमारे पास जो वैल्यू आया है वो आया 2πr बराबर Nλ, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ सेल। n किसको बताता है, ऑर्बिट की संख्या को, यानी नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ सेल। और 2πr का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, ये होता है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से क्या मीनिंग निकल के आया वो हमें बताना है आपको। इसका मतलब ये हुआ दैट इज सरकमफेरेंस ऑफ बोर रेडियस, circumference of Bohr radius is equal to whole number multiple of wavelength of electron, that is, या नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ वेव। जितना सेल की संख्या होगी उतना ही वेव की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर n का वैल्यू आपको दिया गया है 3, n स्टैंड फॉर ऑर्बिट नंबर, तो आपके पास वेव कितना होगा, 3 होगा। कैसा, देखो एक वेव, 2,
3। n का वैल्यू जितना था उतना ही देखो वेवलेंथ भी मिल गया, उतना ही वेव भी मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डी ब्रॉगली कंसेप्ट, किसके साथ? बोर मॉडल के साथ। एक बात और एक एग्जांपल हुआ, एक तो आपको इस तरह से पूछेगा, जब n का वैल्यू थीटा रहेगा तो आपको पूछेगा कितना वेव होगा, और दूसरा चीज़ ये पूछ सकता है आपसे, नोट कर लो जल्दी से, पहले चलिए, और दूसरा चीज़ आपसे पूछ सकता है, अब पूछेगा कि बताइए इसमें सेल नंबर की संख्या बताइए, n की संख्या बताना है, बताओ क्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो वेव कितना बन रहा है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और 1 2 3 एंड 4, कितना वेव बना? 4 बना। तो यहाँ पर से n का वैल्यू कितना हो गया? 4। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हो या फिर उधर से उल्टा भी आ सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। चलो एक क्वेश्चन है ये बोर्ड पे, आप ट्राई कर सकते हो तो करो। कर लिए ट्राई, आइए मिलाते हैं। कह रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0 है, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल। जब थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहेगा तो उसके से जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, और आपको बताना है किसके टर्म में है? a0 के टर्म में बताना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो हम लोग अभी अभी पढ़ा है 2 पाई r बराबर n लेमडा, लेमडा बराबर क्या होगा? 2 पाई r बाई n। तो n का वैल्यू तो मालूम है, कहाँ ये पूछ रहा है, कहाँ? थर्ड सेल में, तो n का वैल्यू हो गया 3। लेकिन r का वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे? तो रेडियस आप पूछ रहा है किसके? a0 के टर्म में। a0 है किसका? रेडियस है किसका? फर्स्ट बोर ऑर्बिट का। तो कैसे करोगे फिर? तो पहले आपको वहां से रेडियस निकालना पड़ेगा, किसका? यहाँ जो रेडियस भी लोगे किसका? थर्ड ऑर्बिट का। वहां से निकालोगे कैसे? तो हम लोग जानते हैं r बराबर क्या होता है? 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यही पढ़ा था। तो क्योंकि यहाँ पर देखो तो दो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड का वैल्यू कितना हो गया? 1। ये तो हो गया क्वेश्चन, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, है ना। तो कर लेते हैं। तो पहला केस हमारा जब n का वैल्यू क्या है? 1 है, देखो फर्स्ट ऑर्बिट, तब इस कंडीशन में जो r आया है वो आया है आपको क्या है? a0। तो फिर जब n का वैल्यू 3 होगा तो r का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि हमें जो आंसर पूछा गया है a0 के पूछा, तो पहले हम इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। तब कंपेयर कर लो आप, तो क्या हो जाएगा? r a0 बाई r बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर। तो देखो तो r बराबर हो गया 3 × 9, 9a0 आ गया आपका। ठीक है, अब वो चीज़ यहाँ से अब लेमडा बराबर किसमें? थर्ड सेल में क्या हो जाएगा? 2 पाई, r का वैल्यू कितना आया है? देखो 9a0 बाई n का वैल्यू कितना है? 3। तो देखो तो कट गया, 3 से 3 थिया 9, कितना आ गया? 3 दूना 6, 6 पाई a0। ये हो गया आपका, देखो a0 के फॉर्म में आया। ठीक है, चलिए तो ये था आपको डी ब्रॉगली कंसेप्ट। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज़ को आपको थोड़ा सा फिजिक्स में भी ये चीज़ आएगा यूज़, तो अच्छा से बना लेना। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका क्वेश्चन एकदम देखोगे मारोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बस वही है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हीजनबर्ग, और कोशिश करेंगे कि उसी क्लास में ख़त्म भी कर लें हीजनबर्ग को, ताकि फिर हम लोग जल्दी से क्वांटम नंबर में एंट्री करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।